हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और यहाँ पर हम आपके साथ जुड़ गए हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बचे हुए 2 चैप्टर्स मेटल एंड नॉन मेटल और कार्बन्स कंपाउंड की। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी से कहानी यहाँ शुरू हो रही है। तो देखिए, मेटल क्या है, सबसे पहले आपको पता होगा कि जो कि लश्चर है, लश्चर बताया है आपको, जो शाइनिंग सरफेस होते हैं उसके बाद से मेलिबिलिटी मतलब कि मेलिबल मतलब कि उसको हम बीट करके, है ना, हम एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में आपको पता होगा एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, वायर में बदलने की प्रॉपर्टी उसकी डक्टिलिटी कहलाती है। गुड कंडक्टर होता है, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, कॉपर गोल्ड वगैरह इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट बात करेंगे गुड, देखिए सोनोरिसिटी, है ना, कि मतलब कि वो क्या कर सकता है, रिंगिंग साउंड, मतलब कि वो स्ट्राइक करने पर साउंड प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे फिजिकल स्टेट की, आपको पता होना चाहिए कि जो सारे मेटल होते हैं, है ना, मरकरी के अलावा सारे के सारे क्या होते हैं, वो आपके जो है कि सॉलिड स्टेट में होते हैं। और मरकरी और एक और याद रखिएगा गैलियम, है ना, वो दोनों का एक तो जो मरकरी तो लिक्विड होता ही है, गैलियम रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नेचर का होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में आप देख रहे हैं जो कि नॉन लस्चर हो, है ना, जनरली सॉफ्ट हो, ठीक है, पुअर कंडक्टर हो, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सेप्शन में। देखिए कि जो मेटल्स होते हैं, जैसे अल्काली मेटल्स हैं, है ना, लाइक जो है कि LiNaK, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, कट कर सकते हैं नाइफ से उसको। अब गैलियम के बारे में बताया था आपको, देखिए गैलियम और सीजियम है वेरी सॉफ्ट एंड हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, उनका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, ठीक। मरकरी जो आपको पता होना चाहिए कि जो है कि पुअर कंडक्टर है, ठीक है। और लेड के बारे में पता होना चाहिए, लेड भी पुअर कंडक्टर होता है। नॉन मेटल में बात करेंगे आयोडीन की और ग्रेफाइट की, जो कि लस्चर होते हैं। डायमंड जो कि बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ना, नॉन मेटल होने के बावजूद भी, और ये एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का। ग्रेफाइट की बात करेंगे तो देखिए ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट भी आपका एक एलोट्रॉपी है किसका, कार्बन का, जो कि लस्चर और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉपर की, एल्यूमिनियम की, जो कि यूज होते हैं कुकिंग वेसल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, ठीक है, क्योंकि इनके हाई, है ना, मेल्टिंग पॉइंट्स होती हैं। कार्बन एक नॉन मेटल है और जो कि बहुत ही अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और अलग अलग फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करने की प्रॉपर्टी उसकी एलोट्रॉपी कहलाती है। और एलोट्रॉप्स में ये जो कि ग्रेफाइट, डायमंड, कोल और ऐसे और भी 10-12 आपको मिल जाएंगे, ठीक है, होते तो वैसे बहुत हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए जो आपका पोटेशियम है, सोडियम है, वो बहुत ही विगरस रिएक्ट करता है वाटर के साथ और इसमें फायर कैच कर लेता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन आपको पता होना चाहिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि रिएक्ट नहीं करने देगा, ठीक है। और ये देखिए मेटल और ऑक्सीजन मिल करके आपका मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, जो कि जनरली बेसिक नेचर का होता है। बात करेंगे मैग्नीशियम, जैसे मिला है ऑक्सीजन के साथ, इसको हीट करने पे व्हाइट कलर का पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Al2O3 बनाएगा। एल्यूमिनियम बर्न होता है ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम के साथ। कॉपर का अगर हम रिएक्शन कराएंगे O2 के साथ, तो आपका CuO बन जाएगा, ब्लैक कलर का ये होता है, ये ध्यान रखिएगा। Cu डज नॉट बर्न, है ना, लाइक टेक्स लॉन्ग टाइम, मतलब कि ये जलता नहीं है, बहुत लंबा समय लेता है जलने के लिए। बात करेंगे नेक्स्ट गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन इन हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर भी ये गोल्ड सिल्वर रिएक्ट नहीं करते हैं। फ्लेम टेस्ट में आप देख लेंगे, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि Li का क्रिम्सन आपका कलर होगा, Na का येलो होगा, K का लिलाइक कलर का होगा, Ca जो है वो ऑरेंज रेड कलर का होगा, और कॉपर जो है वो आपका ग्रीन कलर का यहाँ पर फ्लेम टेस्ट होगा इसका। सारी की सारी बातें बताई रखी हैं। एक्वा रिजिया एक आपको पता होना चाहिए, एक आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है जो कि HCl और HNO3 से मिलकर के बनाता है, जिसमें 3 जो है कि पार्ट HCl का होगा और एक पार्ट आपका किसका होगा, HNO3 का होगा, ठीक। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, HCl कंसनट्रेटेड इनका फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है, जो कि यहाँ पर ऐसे पर्पज के लिए यूज होगा, जो कि जैसे मान लीजिए गोल्ड वगैरह हो गया, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये इनसे जो गोल्ड वगैरह है वो एक्वा रिएक्ट के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। इस पर बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का होते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको पता होना चाहिए Al2O3, है ना, एग्जांपल आपका दे रखा है, और ZNO, है ना, Al2O3 है, ठीक, और आपका Al2O3 है और ZNO, ये 2 एग्जाम्पल हैं आपके, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ HCl, और यहाँ पर आपको याद होना चाहिए HNO3, है ना, HCl और HNO3 के मिक्सचर को हम यहाँ पर एक्वा रिजिया बोल रहे हैं।
जिसमें 3 पार्ट इसका होगा और 1 पार्ट इसका होगा। ठीक है जी, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो है कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम के और जिंक के जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर के हैं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर दे रखा है आपका रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये ना अभी मैं आपको अगले पार्ट में 130 एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आने वाला हूँ। उससे बाहर जो है कि देखिए आने के बहुत कम चांस होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आने वाला हूँ। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सारे जो मेटल्स हैं इनका आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा करके बताया है। आपको ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर के साथ जो है कि रिएक्ट करता है। याद रखेंगे कि मामला गर्म है, इसे याद रख सकते हैं। देखिए मामला गर्म है, यानी Mg गर्म वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। Mg स्टीम के साथ भी करता है तो MgO बनाएगा, H2 के साथ करेगा तो MgOH का होल ट्वाइस बन जाएगा यहाँ पर। बाकी आप देख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आयरन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो Fe3O4 बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। बाकी कैल्शियम पता ही आपको, पहले चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ हम बात करेंगे जो है कि Na रिएक्ट करता है वॉलेंटली, है ना, कोल्ड वाटर के साथ। ठीक है, बहुत ही तेजी से रिएक्ट करेगा। लेस वॉलेंट रिएक्ट होता है इसका, है ना। अब देखिए लेस वॉलेंट रिएक्ट डू नॉट कैच फायर, जो भी लेस वॉलेंट रिएक्शन होगा उसमें फायर कैच नहीं होता है। ठीक, अब देखिए Ca और Mg जो है वो फ्लोट करने लगते हैं वाटर पे। यहाँ पे बबल्स फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन के, उन्हीं के साथ उन्हीं के हेल्प से वो उसमें वो स्टिक हो जाते हैं। स्टिक करने के बाद वो फ्लोट करने लगते हैं और कैल्शियम जो है वो जो है कि डालने पर पानी में वो सिंक हो जाता है और फिर उसी जो बबल्स के साथ, हाइड्रोजन के बबल्स के साथ ऊपर आकर के फ्लोट करने लगता है, जो कि यहाँ पे मेंशन है। फिर आप बात करेंगे रिएक्शन विद, ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे अगर, तो कोई भी मेटल एसिड का रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्पेशल केस ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो रिएक्ट करके H2 गैस नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर आप बात करें क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए वो खुद ऑक्सीडाइज होता है ना। और जो है कि रिड्यूस अपने मतलब क्या करेगा कि वो H2 को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा NO2 में, है ना, या N2O में, है ना। ध्यान दीजिएगा ये दो बातें, ठीक है, इनमें वो रिड्यूस हो सकता है या NO में। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस NO, NO2 और N2O ओनली। मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ऐसे हैं जो कि वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके आपका H2 गैस दे सकते हैं। बाकी बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाते हैं अगर कोई हम मेटल का सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, मैं जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है, कई बार बता चुके हैं। FeSO4 का कलर ग्रीन और ZnO4 का कलर आपका कलरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे जो है कि आपका मेटल एंड नॉन मेटल की जो है ना आयनाइजेशन वाली कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी वहां देखिए। अब देखिए यहाँ पर आपको ये एक क्वेश्चन यहाँ आना है आपका, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे CaO का फॉर्मेशन दिखाया गया है, तो पूरा करेक्ट आप यहाँ पर इसको याद रखिएगा कि कैसे बनाना है आपको। Ca का पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसको पहले आप उसको Ca को आयन में बदलेंगे, आयन में बदलने के बाद दिखाएंगे कि वो कैसे आयन में बदला है। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन लाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अलग दिखाना है, इसके इलेक्ट्रॉन को अलग दिखा करके, अंदर रहेगा +2 चार्ज और यहाँ पर O2 माइनस रहेगा, फिर दोनों मिलकर के CO बना लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ NaCl कैसे बना हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पर NaCl का फॉर्मेशन है। इसमें से एक नंबर आना है, 100% आना है। करेक्ट कहेगा कि करेक्ट पहचान के बताइए कौन सा करेक्ट है। ठीक, बाकी आप देख पा रहे हैं Na प्लस और Cl माइनस आयन्स है और पॉजिटिवली चार्ज है, अट्रैक्ट हुए हैं एक साथ। Na प्लस और Cl माइनस होल्ड टुगेदर और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्ग जो है कि अट्रैक्ट होकर के और ये NaCl बना है। सोडियम क्लोराइड डू नॉट एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूल बट इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिटिवली चार्ज आयन, आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेट कंपाउंड इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात यहाँ करते हैं, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बन रहा है। तो देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर MgCl2 था, Mg 2 क्लोरीन आएंगे एक Mg के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, Mg के 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 क्लोरीन को गए, Cl पे एक ही, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस आ रहा है तो अंदर रहेगा, 2 रहता है तो बाहर रहेगा, 2+ है तो ऊपर यहाँ दिखा देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रखी है, जो कि है हार्ड, जो कि आयनिक प्रॉपर्टी बात करें, हार्ड सॉलिड कंपाउंड बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, ब्रिटल नेचर के होते हैं, ब्रेक इनटू द पीस ऑफ प्रेशर इफ एप्लाइड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका बात कर रहा है कि हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इसके, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको ब्रेक करने के लिए, है ना। बात करेंगे यहाँ पर जो है कि सॉल्युबिलिटी की देखेंगे, जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनसॉल्युबल सॉल्वेंट केरोसिन वगैरह में नहीं घुलते हैं, पेट्रोल वगैरह में। अब देखिए इन सॉलिड स्टेट में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज एन कैन नॉट हैव मूव बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन मोल्टन स्टेट देखिए, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, मोल्टन स्टेट में करेंगे, क्योंकि जो है कि मोल्ट होने के बाद वो आयंस में टूटेंगे इसलिए।
अब देखिए, अब एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की बात करेंगे। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बात आपका मेटलर्जी है। मिनरल्स होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड जो कि नेचुरली अकर करते हैं उसको मिनरल कहते हैं। ऐसे मिनरल जिनसे हम चीप और बेस्ट तरीके से हम जो है कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे उसको हम ओर कहते हैं, है ना। देखिए, कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल्स, है ना, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट इज कॉल्ड ओर्स। अब टॉप में इसको जैसे जितनी भी मेटल यहाँ पर आपको पढ़ाई गई है उसकी एक्टिविटी सीरीज को यहाँ बांटा गया है। तो देखिए, लगभग यहाँ पर जो है कि 5, 3 और 5 का पेयर बनता है। अब ऊपर के जो 5 वाले हैं ये बहुत ही हाई रिएक्टिव होते हैं। सो नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, तो फ्री स्टेट में, है ना। अब देखिए, और ये सो नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट एज अ फ्री मेटल, फ्री स्टेट फ्री मेटल नहीं पाएंगे। इनको जो है कि अभी हम बताएंगे कैसे निकलते हैं ये। नेक्स्ट आपका है मिडिल एक्टिविटी वाले, ये मॉडरेट रिएक्टिव के होते हैं, ये अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में। और नेक्स्ट आपके ये जो नीचे वाले हैं वो लेस रिएक्टिव हैं, ये इसलिए फ्री स्टेट में भी एज वेल एज अ सल्फाइड और कार्बोनेट स्टेट में भी पाए जाते हैं, सल्फाइड स्टेट में भी पाए जाते हैं, लोअर एक्टिविटी सीरीज वाले। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट आएगा, देखिए अब इंपॉर्टेंट यहाँ चल रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिडिल एक्टिविटी सीरीज वाले हैं उनमें क्या करना है। सपोज करिए यहाँ पर आपका प्रेजेंट इन ऑक्साइड और सल्फाइड कार्बोनेट और को ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फाइड कार्बोनेट को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड में, ठीक है, क्योंकि उनसे मेटल को निकालना एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है। अब रोस्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको पता होगा कि हम सल्फाइड और को ऑक्साइड और में बदलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो जिंक है ना वो ऑक्साइड और कार्बोनेट दोनों में पाया जाता है, क्योंकि जिंक ब्लेंड भी होता है, ठीक है, और आपका एक और तरह के और में भी ये पाया जाता है, ठीक है। तो जिंक ब्लेंड भी है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जिंक सल्फाइड, है ना, जिंक सल्फाइड को यहाँ पर इसका जो है कि इसको बदलने के लिए यहाँ पर आप जो है कि रिएक्शन कराएंगे किससे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जिंक सल्फाइड को हम बदलना चाहते हैं किसमें, ऑक्साइड में। तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन है आपके पास, देखिए या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन ऑक्साइड के साथ यहाँ पर आप रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कार्बन CO2 के साथ रिएक्शन कराया गया तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में बदल गया। फिर यहाँ पर क्या किया गया है, अगर ये जिंक कार्बोनेट का ओर रहता, ठीक है ना, जिंक कार्बोनेट वाला ओर रहता तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हीट कर देंगे, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, ठीक है। देखिए स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में होगा, इसको हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और CO2 बदल जाएगा। नाउ मेटल जो कि ऑक्साइड और रिड्यूस्ड रिमूवल होने के बाद इसका कोक रिएक्शन करा देंगे। कोक रिएक्शन कराने के बाद अब देखिए कोक में भी कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं और कार्बन ले सकते हैं, सिंपल आप। तो ये आपका Zn और CO आपको यहाँ पर मिल गया है। बाकी बात करेंगे यहाँ पर देखिए कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस देयर ऑक्साइड्स and carbon cannot reduce their oxides and these metals are very reactive, have the more reactive affinity like for the oxygen and then carbon, है ना। आप देखिए इनकी जो है कि क्या करना चाह रहा है कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस देयर ऑक्साइड, अपने ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं करता है, एंड दीज मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ही मेटल्स, ये मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, एंड हेंस हैव मोर एफिनिटी, या उनकी ज्यादा चाहत होती है फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन से, ठीक है। और यहां पर आप निकाल दे रहे हैं उसको, सच मेटल्स ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, और अब देखिए अब जिनकी, अब कहना चाह रहा है ये कि जिनकी कार्बन से ज्यादा एफिनिटी है, यहां पर क्या थी कि कार्बन की ज्यादा एफिनिटी थी ऑक्सीजन के साथ, तो निकल गया है, जिनकी कार्बन ज्यादा एफिनिटी है उनका हम क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। जैसे आप बात करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप ये रिएक्शन कराएंगे तो आपका कैथोड पे यहाँ पर आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर एनोड पे क्लोरीन, है ना, Cl2 माइनस Cl2 बना लेगा, यानी Cl माइनस है ये गेन कर लिया है, और ये क्या कर लिया है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को, ये देखिए सोडियम आयन जो था यहाँ पर वो सोडियम बदल गया है, और जो Cl माइनस था वो Cl2 में बदल गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस पर क्या हो रहा है, तो किस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस पर रिडक्शन हो रहा है। अगर आप ये देखने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हुआ होगा, अब देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ होगा वहां पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन है। अब देखिए यहां बात करेंगे NaCl मोल्टेन स्टेट में है, तो वही आपको दिखा रहा है कि NaCl को करंट पास करा करके Na+ और Cl2- में तोड़ दिया गया है।
नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जब रिफाइनिंग मेटल की करते हैं तो यहाँ पर हम जो है कि मेटल ऑब्टेन आफ्टर कार्बन उनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है, इज नॉट वेरी प्योर, वो बहुत ही प्योर नहीं होते हैं, ठीक है। सो द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर रिफाइनिंग मेटल इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, और इनका सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है वो इलेक्ट्रो रिफाइन करना है। एनोड पे प्योर कॉपर का है ना, प्योर कॉपर सॉल्यूशन मिलेगा आपको, और कैथोड पे इक्विवेलेंट अमाउंट में प्योर कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन डिपॉजिट ऑन द कैथोड। यानी कि हम यहाँ पर जब ये करते हैं तो हम एनोड का जो है कि इम्प्योर एनोड का इलेक्ट्रोड बनाते हैं और प्योर जो है कैथोड बनाते हैं, और फिर धीरे धीरे एनोड से जो है कि कैथोड पर हमारा मेटल डिपॉजिट होने लगता है। बात करेंगे आप कोरोजन की, तो देखिए कोरोजन में आपको पता होगा, वही हम लोग पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है कि रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बता रहा है आपको। बाकी मैं आपको ये कहूँगा कि एक बार आप अच्छे से पूरी अच्छे तरीके से मेटलर्जी एक बार आप यहाँ पर जो है कि एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ने की कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है कि मैं लिमिटेड चीज़ें आपको बताया हूँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। जैसे कॉपर का भी है, क्या पता कॉपर का आ जाए, है ना, कॉपर सल्फाइड का आ जाए, उसका भी देख सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि कॉपर भी आपको पता होना चाहिए क्यूपराइट होता है ना, वो भी आपका जो है कि पाया जाता है सल्फाइड ओर के फॉर्म में, ठीक। तो यहाँ पर ये सारी बातें हो गई। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि बताया गया है आपको जो है कि प्रिवेंटेशन कोरोजन के लिए, और बाकी यहाँ पर ग्लेवनाइजेशन ऑन एनोडाइजेशन और एलॉय बनाना। एलॉय बनाने से आपको पता होगा कि मेल्टिंग पॉइंट प्राइमरी मेटल का है ना, जो कि क्या हो जाता है, बदल जाता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बदल जाए, क्योंकि दो चीज़ें मिलेंगी। तो फिर डिजॉल्व होता है, डिजॉल्विंग अदर एलिमेंट्स इन फिक्स प्रोपोर्शन में, और बाकी दो मिला करके हम एलॉय बनाते हैं। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि किस पर क्या बोलेंगे। जैसे अमलगम है तो उसमें अगर कोई भी एक मेटल है और उसके साथ आपका मरकरी है तो अमलगम कहलाएगा। बाकी स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी बातें हैं यहाँ पर लिखा है, प्योर आयरन में क्या होता है, ठीक है, और बाकी ब्रास और ब्रॉन्ज में क्या क्या है वो भी यहाँ पर आपको बताया गया है। सोल्डर में कौन कौन से मेटल्स यहाँ पर लिए जाएंगे वो सब बताया गया है। थर्माइट रिएक्शन ध्यान रखिएगा, जिसमें हम Fe2O3 में जब एल्यूमिनियम डालते हैं तो Al2O3 और हाई विगोरस रिएक्शन है ये, इसमें जो कि आपका जो Fe है वो मोल्टन स्टेट में पाया जाता है। वेल्डिंग वगैरह के लिए इसको यूज करते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था थर्माइट रिएक्शन। और अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा करंट ईयर क्वेश्चन, जो कि मैं बात हर चैप्टर से बात कर रहा हूँ। अब इस क्वेश्चंस को आप देखने की कोशिश करिए, सारे के सारे क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर आपको इसके नीचे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक। एलोट्रॉप्स क्या है, एक्वारिजिया क्या है, सारे क्वेश्चन का आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं, अपना कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर। अब देखिए कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सब बताया गया है, एक एक बातें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट बात करेंगे हम, ठीक। तो देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए जिसकी बात कर रहा था कॉपर की, यहाँ पर आपको दिख जाएगा वो, ठीक है ना। तो पूरी तरीके से अगर आप पढ़ लेंगे तो कंप्लीट तैयारी समझिए आप, है ना, अपनी कंप्लीट तैयारी आप समझिए। यहाँ पर देखिए एक एक बातें बताई जा रही हैं, जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ पर आप CO भी ले सकते थे, ठीक है, और यहाँ पर आप जो है कि रिडक्शन करा रहे हैं, कोक रिएक्शन करा रहे हैं इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे जाएंगे, आपको हर चीज़ मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर हम देखिए, अब जो बनाने के लिए बताया था आपको, यहाँ पर आपको भी मिल जाएगा, ताकि आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कैसे बन रहा है, ये देखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट हम बात करें अपना लास्ट चैप्टर हमारा जो है कि कार्बन। तो कार्बन चैप्टर आपको पता होगा कि बहुत ही शानदार चैप्टर है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको यहाँ पर थोड़ा सा झलक देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए कार्बन कंपाउंड में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बन एक नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 6 के साथ मास नंबर 12। लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए कुछ ना गेन या लूज कर पा रहा था, इसीलिए शेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, मतलब हीलियम जैसा, या हम कह सकते हैं, मतलब हीलियम नहीं कह सकते हैं, इनर्ट गैस जैसा करने के लिए ये अपना शेयरिंग स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपको पता होगा कि कार्बन है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ना गेन कर सकता है, डिफिकल्टी होगी, सारी बातें लिखी हैं। सो कार्बन शेयर्स इलेक्ट्रॉन, सो ऑलवेज फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बनते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेथेन बना हुआ है, जिसमें CH4, ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, ठीक। बाकी 4 हाइड्रोजन के है, 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है, और दोनों मिलकर के और आपस में ये क्या बना लिए हैं, आपका बना लिए हैं CH4, जो कि पहला कंपाउंड है। नाम क्या है, नाम तो सुना ही होगा, मेथेन, ठीक है, मेथेन यहाँ पर है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स है, जनरली पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, एब्सेंस ऑफ आयन होंगे, जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है बिकॉज दे हैव अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर क्लोरीन आयन बना हुआ है। तो क्लोरीन आयन बनाने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 क्लोरीन आएंगे, है ना, इनके 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, इनके 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए,
ठीक, इसके एक को शेयर करा के और आप यहाँ पे Cl2 बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए O2 का दिखाया हुआ है यहाँ पर, N2 का दिखाया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब एक शेयर करेगा तो सिंगल, दो करेगा तो डबल और तीन करेगा तो ट्रिपल, तो ट्रिपल में नाइट्रोजन आपका आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका बात करेंगे यहाँ पर हम, देखिए नेमिंग में आपको इजी होना चाहिए ये चीज़, क्योंकि आपके यहाँ पर सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि बॉन्ड नेम, माने एक कार्बन होगा तो मेथ बोलेंगे, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, ऐसे करके बोलना है आपको। ठीक, ऐसे करके आपको बोलना है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट आपका मान के चलिए हेप्ट तक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ऑक्ट बहुत रेयर आ जाएगा आपका। फिर आपको पता होना चाहिए कि देखिए अगर सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन जुड़ रहा है तो एल्केन हो जाएगा, डबल बॉन्ड से एल्कीन है ना, ट्रिपल बॉन्ड से एल्काइन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये एल्केन के 4 होमोलोगस कंपाउंड यहाँ पर आपको मिल रहा है। होमोलोगस सीरीज यहाँ पर भी आपको बताऊंगा क्या होता है। और देखिए बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, माने जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। बात करेंगे एल्कीन की, तो एल्कीन में क्या हो जाएगा, एल्कीन ऐसे होंगे जो कि डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे। अब एल्कीन बनाने के लिए आपको देखिए क्या करना है, एल्कीन बनाने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे सबसे पहला एल्कीन ये बनेगा, उसके बाद वाला एल्कीन आपका ये बनता जाएगा। ठीक, उसके बाद वाला एल्कीन आपका ये बनता जाएगा। ठीक, तो देखिए ये आपका हो गया, आपका इथीन हो गया, ये आपका प्रोपीन हो गया, ये आपका ब्यूटीन हो गया। इसी तरीके से पेंटीन बनाना हो तो डबल बॉन्ड एक बार लगा दीजिए और सिंगल सिंगल बढ़ते चले जाइए, 1 2 3 4 5, यहाँ पेंटीन बन जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पर, है ना, नेक्स्ट आपका यहाँ पर है जो है कि इसका जनरल फॉर्मूला। तो देखिए इसका जनरल फॉर्मूला जहाँ 2 था ना, वो 2 आपको यहाँ पर गायब कर देना है। 2 आपको गायब कर देना है, जितने कार्बन उसके 2 गुना से 2 गुना हाइड्रोजन होंगे, जैसे C2H4। और नेक्स्ट आपका है एल्काइन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे, जैसे ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो इसी तरीके से ये देखिए सबसे पहला एल्काइन बन गया, फिर उसके बाद वाला अगला एल्काइन बनेगा आपका इस तरीके से, फिर आपका इसके बाद वाला अगला एल्काइन बनता चला जाएगा। तो ये आपका इथाइन हो गया, आपका प्रोपाइन हो गया, आपका ब्यूटाइन हो गया, पेंटाइन बनाना है, इसी में एक और कार्बन लगा दीजिए, हेक्साइन बन जाएगा, हेप्टाइन बन जाएगा। ऐसे ही लगा के आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर आपको नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर है ना, नेक्स्ट आपका क्या, देखिए नेक्स्ट आपका इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, तो देखिए एक एपी बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका CnH2n+2 है ना, CnH2n+2, फिर CnH2n, मैंने इसमें से 2 घट गया, फिर 2 घट गया तो CnH2n-2। तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कि एपी बन रहा है ना, एक एपी टाइप का बन रहा है ये। ठीक है, जिसमें 2 का जो है कि -2 का यहाँ पर डी है ना, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, देखिए सबसे पहले आपका हेलो एल्केन्स में से क्लोरीन ब्रोमीन लगेगा तो उसका नाम आपको पहले बोलना होता है। बाकी यहाँ एल्कोहल के लिए OH है, एल्डिहाइड के लिए CHO है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H है आपका CHO। और उसके बाद आप देख सकते हैं कीटोन है, कीटोन यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आपका कार्बन कार्बन मिलता चला जाएगा। बाकी यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप देख सकते हैं ओइक एसिड, ओन, अल, ऑल, और यहाँ पर फ्लोरोब्रोमो, इस तरह के आपको यहाँ पर सफिक्स प्रीफिक्स यूज करने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है कि क्लोरोपेंटेन, क्लोरो 1 2 3 क्लोरोप्रोपेन है, जैसे आप देख सकते हैं प्रोपेनॉल है, ये ब्रोमो आपका प्रोपेन है, फिर ये एथेनॉल है, फिर प्रोपेनॉल है, फिर ये आपका जो है कि ये देखिए कीटोन है ना, तो प्रोपेनोन हो जाएगा, और एथेनोइक एसिड यहाँ पर आपको मिल रहा है। आगे नीचे बता दूंगा। होमोलोगस सीरीज क्या है आपको पता होना चाहिए। होमोलोगस सीरीज एक ऐसा सीरीज ऑफ कंपाउंड है जिसमें सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी कंपाउंड्स हैं, उनका सेम जनरल फॉर्मूला होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होगी, और उनके कॉन्सेक्यूटिव मेंबर्स CH2 से डिफरेंट होंगे। 14 EU का डिफरेंस होता है उनके मॉलिक्यूलर मास में। जैसे देख सकते हैं एल्केन का एल्कीन और एल्काइन, ये सब बताएंगे आपको अभी। जैसे सपोज करिए कि पहला आपका CH4 बन गया तो अगला आपका C2H6 बन जाएगा, फिर इसमें CH2 जोड़ देंगे तो C3H8 बन जाएगा। ये एल्केन के होमोलोगस कंपाउंड्स हैं। बाकी आप देखिए ये यहाँ पर रिवीजन हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप इसको पढ़ करके एग्जाम देने चले जाएंगे तो टॉप मार देंगे। ठीक है, मैं सिंपल कहना चाह रहा हूँ, रिवाइज हो रहा है, आप इसको देखेंगे तो आपको एक जगह सारी चीजें मिल जा रही हैं। ठीक है, बाकी यहाँ आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर जाएगा 14 से, दिख रहा है ना आपको यहाँ पर। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में अंतर आता रहता है। रीजन दे इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास ग्रेडेशन in the other physical property like solubility and the chemical property for homologous series। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम होती है कि रीजन क्या है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम बिकॉज फंक्शनल ग्रुप सेम लगा उसमें का, एल्केन ही है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा है ना, अप हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं मास बढ़ जाएगा ना उनका, इसलिए
अब देखिए फिर यहाँ पर दे रहा है आपका आइसोमर्स। आइसोमर्स मतलब आइसोमर तो कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे आपको पता ना चाहिए कि ब्यूटेन से कहानी शुरू होती है। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक आपका ब्यूटेन एन ब्यूटेन हो जाएगा और 2 मेथाइल प्रोपेन हो जाएगा, या इसको हम जो है कि आइसो प्रोपेन भी बोलेंगे, आइसो ब्यूटेन भी बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर ना जो है कि एक होता है आपका कि अगर इनके बीच में लग गया तो आइसो वर्ड यूज करेंगे, है ना, और अगर इनके साइड साइड में लग जाता है दोनों तरफ तो हम बोलेंगे नियो। तो ये आपका नियो पेंटेन था, और एक होता है आइसो ब्यूटेन जो इसके पहले बनाया था, तो उसको 2 मेथाइल प्रोपेन को आइसो ब्यूटेन भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर है, नेक्स्ट आ जाइए आप। सेचुरेटेड आपको पता होना चाहिए, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं जितने भी एल्केन है सेचुरेटेड होंगे। अनसेचुरेटेड क्या हो जाएंगे, डबल ट्रिपल वाले अनसेचुरेटेड है। रिंग की बात करेंगे तो सबसे इसमें आप देख सकते हैं, जैसे रिंग में बनेंगे तो इसको भी एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला फॉलो करता है CnH2n वाला, CnH2n वाला फॉलो करता है। देखिए सारे सिंगल से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो यहाँ देख सकते हैं C6H12 है, C6H12 है आपका, ठीक है। तो ये साइक्लोहेक्सेन है, एलिफेटिक कंपाउंड कराता है क्योंकि ये भी एल्कीन वाली जो है कि जनरल फॉर्मूला को फॉलो करता है। बात करेंगे यहाँ पर जो है कि एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड का पेरेंट आपका है जो है कि बेंजीन। तो बेंजीन आप देख सकते हैं एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। सेचुरेटेड कंपाउंड में आपको पता होना चाहिए ये सेचुरेटेड हो जाएगा, ये सेचुरेटेड है। अब देखिए इस पर पिछले साल सबसे पहला क्वेश्चन इसी पर आया था, ठीक है, और बाकी ये बेंजीन है C6H6, ठीक है। एलोट्रॉपी की बात करेंगे तो फिनोमेना जिसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन 2 और मोर फॉर्म, जिसमें 2 से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्टेंस कर सकता है, उसको एलोट्रॉपी कहते हैं। जैसे हम लोग देखे थे इसके पहले वाले चैप्टर में भी, और यहां पर आप देख सकते हैं जो कि मैं बताया हूं आपको। देखिए यहां पर आपको बताया गया है, हाँ, कार्बन एग्जिस्ट इन ए डिफरेंट फॉर्म, जैसे कि आप देख सकते हैं एलोट्रॉपी, जैसे यहाँ पर डायमंड ग्रेफाइट उसके एलोट्रॉप्स हैं। कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी मतलब सेल्फ लिंकिंग वाली प्रॉपर्टी, टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ अ कार्बन एटम, ब्रांच चेन बनाने की प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। और कैटिनेशन के लिए क्या है, द बिगेस्ट रीजन दैट कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड, इसी कारण जो है कि कार्बन बहुत ही ज्यादा मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना सकता है। कैटिनेशन के लिए एटम का साइज छोटा होना चाहिए, और कैटिनेट कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए कि फिर दूसरे के साथ जाके कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी रखे। बाकी टेट्रावैलेंसी मैंने कार्बन का जो है कि 4 है ना, 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, टेट्रावैलेंसी कर रहे हैं। और देखिए 4 कोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर एथेनॉल की। अब इसमें जो आपको पढ़ना होता है, दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको कंपाउंड पढ़ा जाता है, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। एथेनॉल कैसे बन रहा है, तो देखिए CH3COOH, यहाँ पर OH ये आपको दिख रहा होगा, CH3C2H5OH है। इसका आप रिएक्शन अगर कराएंगे किसके साथ, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, इसका रिएक्शन कराएंगे Na के साथ, तो सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा, बर्न होगा पॉप साउंड के साथ, H2 निकलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी का एथेनॉल का अगर आप जो है कि H2SO4 के प्रेजेंट में अगर आप इसका जो है कि रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे, तो आपको पता है एथीन बन जाएगा। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और यहाँ पर है ना डिहाइड्रेशन, और यहाँ पे H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, मतलब H2 निकलना, साथ ही साथ एथीन निकलना, एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड निकलना, ठीक है। अब देखिए एथेनॉल का रिएक्शन अगर आप करा देंगे, इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे अल्कलाइन कैमनोफोर या जो है कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से या अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट से, तो ये आपका एथेनोइक एसिड बना लेगा, कलरलेस लिक्विड, है ना, एसिड बन जाएगा। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ पर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जा रहा है, क्या क्या यूज किया गया है, कौन किसका कलर क्या है, सारा चीज यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट बात करेंगे एथेनोइक एसिड की, तो रिएक्शन ऑफ एसिड, इसका एसिड का रिएक्शन कराएंगे, मतलब ये आपका सपोज करिए, मतलब कहना क्या है, मतलब एसिड ही तो है भाई, सिंपल है भाई, है ना। एथेनोइक एसिड का आप देख सकते हैं कि एसिड है, H+ आयन रिलीज करेगा, ठीक है जी। अब इसका रिएक्शन कराएंगे अगर बेस के साथ, तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड बेस सॉल्ट वाटर बनाते हैं। यहाँ पर एसिड का रिएक्शन कराएंगे मेटल कार्बोनेट के साथ, CO2 गैस निकलेगा, सॉल्ट बनेगा। क्या सॉल्ट है, सोडियम, है ना, एथॉक्साइड आपका बन जाएगा, ठीक है, सोडियम एथेनोएट बन जाएगा, सॉरी, है ना, सोडियम यहाँ पर एथेनोएट बन रहा है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बन के साथ, सेम आपका वही पता हो चाहिए, CO2 गैस निकलता है। CO2 का टेस्ट यहाँ पर लाइम वाटर मिल्की, है ना, एक्सेस लाइम वाटर जो है कि जो है एक्सेस यहाँ पर CO2 पासेस लाइम वाटर में जो मिल्कीनेस है वो डिसअपेयर हो जाना। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन में क्या है भाई साहब, एस्टरिफिकेशन में आप इसी एसिड में आप जो है कि एथेनॉल का रिएक्शन करा रहे हैं, और इस कराने के बाद आप बना रहे हैं एस्टर, है ना, CH3CO CH2 CH2, है ना, और ये आपका क्या कहलाएगा,
जैसे आप इसको याद रख सकते हैं, देखिए यहाँ पर है आपका CH3COOH और प्लस C2H5OH, इसका रिएक्शन कराए हैं। तो यहाँ से आप उठा लीजिए, है ना, यहाँ से उठा लीजिए आप जो है कि ये वाला मटेरियल पूरा का पूरा, यहाँ से ये मटेरियल उठा लीजिए तो बन जाएगा CH3COO C2H5, ये आपका एस्टर बन गया। ठीक, और इसी एस्टर का रिएक्शन अगर आप करा देते हैं किसके साथ, जो है कि NaOH के साथ, तो वही आपका सपोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर बताया है एडिशन रिएक्शन के बारे में। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना, यही आपका जो निकल रहा है इसी का रिएक्शन आप करा देंगे किसके साथ, NaOH के साथ, तो आपका एथेनॉल और प्लस आपका यहाँ पर सोप बन जाएगा CH3COO Na। ठीक है, सोप इंडस्ट्री में इस रिएक्शन को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। एस्टर का रिएक्शन NaOH के साथ कराना, इसी का रिएक्शन किसके साथ कराना, NaOH के साथ कराना। एडिशन रिएक्शन में आप देख सकते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड को, एल्किन एल्काइन को, है ना, सेचुरेटेड बनाना, जिसमें निकल कैटालिस्ट और प्लेटिनम और पैलेडियम कैटालिस्ट का यूज करके इसको बनाना है। हाइड्रोजनेशन मतलब कि अगर आप हाइड्रोजन ऐड करके आप एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं तो वो आपका हाइड्रोजनेशन कहलाता है, जिसको आपको पता नहीं चाहिए कि इसमें अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड बनाया जाता है ना, हाइड्रोजन ऐड करके इसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स जो भी होते हैं वो अनसेचुरेटेड होते हैं, उनमें जो है कि हम हाइड्रोजन को ऐड करके, है ना, और हम सेचुरेटेड में बनाते हैं, है ना, डालडा घी वगैरह में बनाते हैं। फिर यहाँ पे बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। देखिए सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि आपका कोई एक, जैसे CH4 है, इसमें एक हाइड्रोजन हटा करके, जैसे ये देखिए ये 4 हाइड्रोजन लगा था, एक हाइड्रोजन हटा करके कोई और चीज लग जाएगा, तो वो आपका क्या कहला रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहा है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं मेथेन का CO2 के साथ कराया है तो क्लोरोमेथेन बन गया है। कंबशन रिएक्शन आपको याद रखना है कि जैसे ही कंबशन रिएक्शन कराएंगे तो आपको 3 चीजें निकालनी है। पहला तो देखिए 4 चीजें कह लीजिए, हीट और लाइट निकालना है, और जितने कार्बन है उतना कार्बन डाइऑक्साइड, और जितना आपका हाइड्रोजन है उसका आधा वाटर निकालना है। जैसे देख सकते हैं CH4 हुआ है, जितने कार्बन है उतना कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, जितना वाटर, जितना हाइड्रोजन उसका आधा 2H2O, यहाँ पर पानी निकल गया, हीट एंड लाइट निकाल देना है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पता होना चाहिए आपको, क्लीन, देखिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लीन फ्लेम के साथ जलेंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम के साथ, है ना, जलेंगे, क्योंकि विद अ लॉट ऑफ ब्लैक, है ना, ब्लैक स्मोक, क्योंकि आपको पता ना चाहिए कि एक कार्बन जितना ज़्यादा रहेगा जलने में हेल्प उतना आपको ज़्यादा करेगा, और फ्लेम में भी ज़्यादा जो है कि ब्लैकनेस नहीं दिखेगा। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होगा, लिमिटेड एयर सप्लाई होता है, येलो फ्लेम के साथ जलेगा, प्रोडक्ट बनता है H2O CO, है ना, देख सकते हैं यहाँ पर आप। सोप में आपको पता है चाहिए, सोप मॉलिक्यूल ऑफ सोप ऑफ जो है सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें आपको पता ना चाहिए एक होता है टेल जिसको पानी का डर है, और एक होता है हेड। अब टेल मतलब लंबी पूंछ मतलब कार्बन चेन, है ना, लंबी पूंछ ऐसे रख सकते हैं याद आप। और हेड में आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट, जो कि पानी से, है ना, पानी का लवर है, और ये पानी से हेटर है। अब ये जो पानी में नहीं घुल रहा, अब कार्बन पानी में घुलेगा नहीं तो कार्बन गंदगी में घुलेगा, और ये जो आपका है ना, जो हेड वाला पार्ट है वो पानी में घुल जाएगा आपका, क्योंकि आपको ये भी याद रख सकते हैं कार्बन है ना तो ऑर्गेनिक है ना, तो ये वाटर में नहीं घुल रहा है। ठीक है, अब देखिए मोस्ट ऑफ द डर्ट इन सॉइल, अब देखिए कहाँ कहाँ चिपक रहे हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बना इसको मिसल्स कहते हैं। ठीक है, अब हार्ड वाटर पता होगा, जिसमें कि सॉल्ट होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के, है ना, बाइकार्बोनेट्स के सॉल्ट होते हैं, और हार्ड वाटर का जो है कि सॉल्ट बनाने के N2CO3 का यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा का पढ़े ही होंगे आप। सोप में आप देख सकते हैं सोप क्या है, सोप दे आर द सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, सोप कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर, डू नॉट फोम, है ना, सोप फोम नहीं बनाएंगे हार्ड वाटर में, प्रिसिपिटेट आउट हो जाएंगे सॉल्ट्स, क्योंकि आपको पता नहीं चाहिए जो स्कम फॉर्म हो जाता है ना, इसलिए। अब डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट हैं। डिटर्जेंट जो है वर्क करते हैं वेल विद हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर के साथ, गिव देते हैं आपको फोम, एंड डू नॉट फॉर्म प्रिसिपिटेट विद हार्ड वाटर के साथ प्रिसिपिटेट फॉर्म नहीं करते हैं। और यहाँ पर आपका करंट ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गया, सारा करंट ईयर क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इसको करिए, नीचे आंसर दे रखा है, आंसर देखिए, पढ़िए, समझिए, है ना, शानदार करिए, एक एक चीजें दे रखी हैं। अब देखिए लास्ट टाइम में जो बच्चा पढ़ा होगा उसको ये रिवाइज करके और सेल्फ स्टडी करके अपना बहुत कुछ अपना वो कर सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको नीचे जाते जाएंगे तो आपको इसका आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ यहाँ पर मेंशन है, ठीक, करंट ईयर क्वेश्चन। ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम भी बहुत ही शानदार MCQ के साथ, जिसमें बहुत ही भरमार MCQ लेकर के आपके पास हम आने वाले हैं। 130 MCQ रहेगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जो कि आने के चांसेस हैं। और देखिए वो MCQ निकाला गया है पिछले साल के पेपर्स को ध्यान में रखते हुए, समझिए कि एक निचोड़ है वो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।